सर आपने कहा कि अकबर महान नहीं है, वो तो मीना बाजार लगवाया करता था, वो एक बलात्कारी था। सर उसके बाद से विपक्षी नेता कह रहे हैं कि दिलावर साहब को शिक्षा पे काम नहीं करना बल्कि लोगों को गुमराह करना, और वो लोगों को बस बयानबाजी में उलझा के रखना चाहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे सर आप? तो ये सच है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अकबर बलात्कारी था, महान नहीं हो सकता। सर शिक्षकों के तबादला के बारे में क्या विचार है, कब से शुरू होंगे तबादले? हमने पहले कहा था कि ये बोर्ड की परीक्षाएं की बात करेंगे, लेकिन बोर्ड की परीक्षाओं के चलते चलते ही लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो अब लोकसभा के चुनाव के बाद ही संभव होगा। सर क्या लोकसभा चुनाव के बाद थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले की पॉलिसी भी कोई बन पाएगी? आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी अवसर मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है, और मुख्यमंत्री जी बने उनको अवसर मिला था, तो इसके बाद से कहीं ना कहीं डोटासरा जी और जो विपक्ष के लोग हैं अक्सर ऐसा कह रहे हैं कि ये तो पर्ची सरकार है, यहाँ पे मुख्यमंत्री बस वो नाम के है, पर्ची दिल्ली से आएगी उसी पे एक्शन कर पाएंगे वो, या उनके मंत्री जो हैं वो भी पर्ची के आधार पर काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? डोडासरा जी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बौखला रहे हैं, ईडी की छाई पड़ रहे हैं। अभी पेपर लीक मामले में भी जांच करते करते कहाँ पहुंच जाए, कब अरेस्ट हो जाए, कोई पता नहीं है। उनको डर बैठा हुआ है, कुछ भी कर सकते हैं। जनता ने क्रिया की प्रतिक्रिया की और खुद को ही घुसोड़ दिया, बिल में घुसेड़ दिया। एक कोई वीडियो हमारे सामने है, पुराना वीडियो, जिसमें शांति धारीवाल जी आपके बारे में कह रहे हैं कि दिलावर साहब अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, वो अपनी आदत से मजबूर है। तो कहीं ना कहीं वो आप पे पर्सनली कमेंट कर रहे हैं। सर आप क्या राय रखते हैं उनके बारे में? गोविंद सिंह डोटासरा जी बैठे थे, उनके पास गहलोत साहब बैठे थे, उन्होंने शिक्षकों से पूछा कि क्या तबादला जो हो रहा है उनमें कहीं ना कहीं क्या आपसे पैसे लिए जा रहे हैं? तो शिक्षकों ने कहा कि हाँ हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, और ये सर ये हकीकत है, धरातल पे भी हम देखते हैं तो शिक्षक पैसे देके ट्रांसफ़र करवाते हैं। क्या सर अगर आप तबादला नीति शुरू करते हैं या तबादले शुरू करते हैं तो उसमें भी यही खेल रहेगा, या फिर कड़ाई से इसका सख्ती से पालन किया जाएगा, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? देखो भाई, मैं तीसरी बार मंत्री हूं, छठी बार एमएलए हूं। भगवान की अभी तक कृपा रही है मेरे ऊपर, किस प्रकार के लांछन मेरे ऊपर नहीं लग पाए हैं। न मैं इसमें रुचि रखता हूं धन कमाने में। जिहाद, धर्मांतरण, सर घर वाले अपने बच्चों को आश्वस्त होकर वहाँ भेजते हैं कि वहाँ से हमारे बच्चे कुछ सीख के ही आएंगे, वहाँ पे सर ऐसे मामले होना किस तरफ इशारा करते हैं? धर्मांतर का षड्यंत्र हो रहा है। जबरदस्ती वहां के बच्चों को वहां के शिक्षक नमाज पढ़ाते हैं। तो मैं समझता हूं ऐसे कार्यों के लिए, यानी लव जिहाद है, धर्मांतरण है, इनके अड्डे तो हम विद्यालयों को नहीं बनने देंगे, किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। सर आपने अक्सर आरोप लगाया कांग्रेस सरकार पे कि वो अली बाबा की 40 चोरों की सरकार थी और उसने शिक्षा का बंटाधार किया। सर भाजपा की सरकार आई और अब आप शिक्षा मंत्री हैं, तो सर क्या बड़े परिवर्तन देखने में मिल सकते हैं? सर हम तो धर्म के आधार पर ही कार्रवाई करते हैं, एक शासन चलाते हैं। धर्म यानी क्या, वो धर्म की परिभाषा ही नहीं जानते, बेचारे धर्म ही नहीं जानते धर्म क्या होता है। ये लोग कुछ भी कर सकते हो, वो तो एक संप्रदाय को धर्म मान लेते हैं। एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ था, उसकी पोल खुल रही है, जो थानेदार बन चुके थे उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। सर एक हम देखना चाहें तो क्या बड़ी वजह मानते हैं इसके पीछे? क्या नेताओं की नीयत में खोट माने, या फिर लोगों के सिद्धांत में कमी माने, या छात्र आखिर क्यों तैयार बैठे रहते हैं कि अगर हमें मौका मिले तो हम पेपर खरीद लें, या फिर नेता क्यों ऐसे बैठे रहते हैं कि मौका मिले तो हम पेपर भेजते हैं? नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का दी उड़ान साथ साथ में। आज की खास मुलाकात सूबे के शिक्षा मंत्री श्रीमान मदन दिलावर साहब के साथ। दिलावर साहब अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं, और जो गहलोत सरकार थी उसके बारे में अक्सर ये कहते रहते थे कि ये अली बाबा के 40 चोरों की सरकार है, इसने शिक्षा का बंटाधार करके रखा है। और इसके अलावा वर्तमान में जो अकबर महान था या नहीं था वो मुद्दा है, वो भी चर्चा में चल रहा है। इन्होंने कहा कि अकबर महान नहीं था बल्कि वो मीना बाजार लगवाया करता था, वो एक बलात्कारी था, तो वो मुद्दा भी चर्चा में है। तो आइए मुलाकात करवाते हैं श्रीमान मदन दिलावर साहब के साथ। नमस्कार सर, स्वागत करता हूँ आपका दी उड़ान साथ। धन्यवाद सर अक्सर आप अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं, तो सर सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, आपने जो स्कूल्स का औचक निरीक्षण किया था वहाँ से। सर आपने स्कूल्स का औचक निरीक्षण किया, वहाँ पे आपको कुछ कमियाँ नजर आई, खामियाँ नजर आई, और आपके जाने के बाद वो दुरुस्त कर दी गई, और स्वच्छता उसमें प्रमुख है। सर मेन बात करना चाहें हम 70 सालों आज़ादी के 70 सालों के बाद भी आज भी सरकारी स्कूल्स में वो मूलभूत सुविधाएँ नहीं मिल पा रही। वहाँ पे स्कूल्स के भवन नहीं हैं, कमरे नहीं हैं वहाँ पे। और जहाँ बात करें छात्राओं के शौचालय की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो व्यवस्था नहीं हो पा रही जो होनी चाहिए थी। सर सरकारें पैसा भी खूब खर्च कर रही है सरकारी विद्यालयों पे, उसके बावजूद आज ये स्थिति बनी हुई है। सर कहाँ कमी रह गई? देखो, पूर्व सरकारों ने काम नहीं किया ऐसा नहीं है, बहुत काम किया है। ठीक है।
लेकिन एक तो बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, बिल्कुल सर। परंतु जो पिछली कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने ताबड़तोड़ में विद्यालय तो खोले लेकिन संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए, जैसे कि भवन है, उनके लिए अध्यापन कराने वाले यानी शिक्षक नहीं है। फिर हिंदी माध्यम विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बना दिया, अलग उनसे कोई बिल्डिंग नहीं, अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए शिक्षक नहीं। इसके कारण से विद्यार्थियों को बहुत नुकसान हुआ है। बिल्कुल सर। और जो राजस्थान की शिक्षा की जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हुई है। किसी भी सरकार को चाहिए कि जितने संसाधन चाहिए, हम जो नया विद्यालय खोल रहे हैं या संकाय खोल रहे हैं, उनके लिए वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो नहीं है, और इसके कारण से नुकसान हुआ। ये सरकार की बहुत बड़ी गलती रही कांग्रेस की, जो नहीं करना चाहिए। सर विद्यालय शिक्षा का मंदिर हुआ करता है, वहाँ पे सर अभी क्या देखने में आ रहा है कि हिजाब जैसे विवाद सामने आ रहे हैं, लव जिहाद, धर्मांतरण। सर घर वाले अपने बच्चों को आश्वस्त होकर वहाँ भेजते हैं कि वहाँ से हमारे बच्चे कुछ सीख के ही आएंगे। वहाँ पे सर ऐसे मामले होना किस तरफ इशारा करते हैं? देखो, जहाँ तक यूनिफॉर्म का सवाल है, मैंने कोई न तो नया आदेश जारी किया है, नई कोई बात कही है। मैंने इतना ही कहा है कि विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों को अपनी यूनिफॉर्म में आना ही चाहिए, ऐसे आदेश थे। हम उसको बार बार आग्रह कर रहे हैं हमारे शिक्षकों से, संस्था प्रधान से और बच्चों से कि वो अपनी यूनिफॉर्म में आए। एक अनुशासन है विद्यालय का, वो रहना चाहिए। सर लव जिहाद और धर्मांतरण, लव जिहाद की एक दो घटनाएं हमारे सामने आई है और हमने उस पर कार्रवाई की है। कोटा जिले के सांगोद तहसील का एक खजूरी गांव है। बिल्कुल सर। खजूरी गांव में अध्यापकों ने एक हिंदू छात्रा के रिकॉर्ड में उसका धर्म बदल दिया, बिल्कुल हिंदू के बजाय मुस्लिम लिख दिया, और फिर लव जिहाद के चक्कर में शिक्षकों ने चल करके उसे फंसा दिया। धर्मांतर का षड्यंत्र हो रहा है, जबरदस्ती वहां के बच्चों को वहां के शिक्षक नमाज पढ़ाते हैं। तो मैं समझता हूं ऐसे कार्यों के लिए, यानी लव जिहाद है, धर्मांतरण है, इनके अड्डे तो हम विद्यालयों को नहीं बनने देंगे, किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। सर आपने कहा कि अकबर महान नहीं है, वो तो मीना बाजार लगवाया करता था, वो एक बलात्कारी था। सर उसके बाद से विपक्षी नेता कह रहे हैं कि दिलावर साहब को शिक्षा पे काम नहीं करना बल्कि लोगों को गुमराह करना, और वो लोगों को बस बयानबाजी में उलझा के रखना चाहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखो, कांग्रेस वाले अकबर को महान मानते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ये सच है। इतिहास कह रहा है इस बात को, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि अकबर आक्रांता था, उस देश की, इस देश की भूमि से उसका कोई लगाव नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, यहां पैदा नहीं हुआ, और मीना बाजार लगा करके वहां की महिलाओं को, लड़कियों को उठवाता था, फिर उनके साथ दुष्कर्म करता था। तो दुष्कर्मी बलात्कारी होता ही है। तो ये सच है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अकबर बलात्कारी था, महान नहीं हो सकता। सर आपने अक्सर आरोप लगाया कांग्रेस सरकार पे कि वो अली बाबा की 40 चोरों की सरकार थी और उसने शिक्षा का बंटाधार किया। सर भाजपा की सरकार आई और अब आप शिक्षा मंत्री हैं, तो सर क्या बड़े परिवर्तन देखने में मिल सकते हैं? सर देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी, भजन लाल जी साहब, हम किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को न तो सहयोग करेंगे न बर्दाश्त करेंगे। सर आप एक स्कूल में गए थे, वहाँ पे आपने छात्रों को एक एग्ज़ाम लिया, एग्ज़ाम टाइप क्वालिटी टेस्ट किया आपने पूछा उनसे कि शिक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, राष्ट्रपति का नाम आपने पूछा उनसे। बच्चों ने जो आया वो बताया और जो नहीं आया वो मना किया। सर आपने औचक निरीक्षण किया, क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि हर 15 दिन, महीने, 20 दिन में या 3 या 6 महीने में कोई ऐसा एग्ज़ाम हो, प्राइवेट वर्सेस सरकारी हो, या सरकारी स्कूल्स के अंदर कोई कंपटीशन हो, जिससे ऐसा पता लग सके कि हमारे बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा है, हमारे बच्चों की रैंकिंग क्या है, पेरेंट्स को ये सब बातें पता लगे और एक कंपटीशन पैदा हो सर उनके बीच, ऐसा कुछ? देखो,
हमारे लगातार टेस्ट होते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है, वार्षिक परीक्षा होती है, और उसके आधार पर बच्चों का लगातार मूल्यांकन करते होते हैं। सर जैसा कि आपने पूछा गृह मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, मतलब आप जनरल नॉलेज का टेस्ट करना चाह रहे थे कहीं पे। सर बच्चों का जनरल नॉलेज हो या स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ हो, ओवरऑल जो सर स्किल डेवलपमेंट का जो टेस्ट होता है उसके हिसाब से मैं कहना चाह रहा हूँ सर। देखो, कुछ बच्चों ने सही बताया, कुछ नहीं बता पाए। सब बच्चे क्लास में एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल। लेकिन अभी ये सच है कि शिक्षा में सुधार की जरूरत है और उस पर हम काम करेंगे। सर स्कूल्स में अपने घर वाले अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो हमारे लिए सबसे सेफ जगह यही होगी, वहाँ से सर शोषण जैसी घटनाएं सामने आती है, अध्यापकों द्वारा छात्राओं का शोषण किया जाता है, कई ऐसे मामले सामने आए। सर क्या बड़ी वजह है इसके पीछे और कैसे ये सुधार हो पाएगा? देखो, शिक्षा के मंदिर हैं और यहाँ पर अभिभावक या माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए भेजते कि बहुत अच्छा नागरिक, बहुत अच्छा इंसान बन के आएगा, परंतु वहां उनके साथ हैवानियत होने लग जाए, राक्षसीपना होने लग जाए, या उन छोटी छोटी बच्चों का सील भंग होने लग जाए, बलात्कार होने लग जाए, ये ठीक नहीं है। ऐसे काम में जो लोग लगे हैं या जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, दुराचारी हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन करेंगे, कार्रवाई करेंगे। सर शिक्षकों के तबादला के बारे में क्या विचार है, कब से ये शुरू होंगे तबादले? हमने पहले कहा था कि ये बोर्ड की परीक्षाएं की बात करेंगे, लेकिन बोर्ड की परीक्षाओं के चलते चलते ही लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो अब लोकसभा के चुनाव के बाद ही संभव होगा। सर क्या लोकसभा चुनाव के बाद थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले की पॉलिसी भी कोई बन पाएगी? देखो, अभी जो पॉलिसी बनी हुई है मोटा मोटा कि थर्ड ग्रेड के टीचर्स के कैसे ट्रांसफर होना चाहिए, सेकंड ग्रेड कैसे होना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड कैसे, उनके मुताबिक हम कोशिश करेंगे ट्रांसफर हो। सर पिछली सरकार में तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी बैठे थे, उनके पास गहलोत साहब बैठे थे। उन्होंने शिक्षकों से पूछा कि क्या तबादला जो हो रहा है उनमें कहीं ना कहीं क्या आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो शिक्षकों ने कहा कि हाँ हमसे पैसे लिए जा रहे हैं। और ये सर ये हकीकत है, धरातल पे भी हम देखते हैं तो शिक्षक पैसे देके ट्रांसफ़र करवाते हैं। क्या सर अगर आप तबादला नीति शुरू करते हैं या तबादले शुरू करते हैं तो उसमें भी यही खेल रहेगा, या फिर कड़ाई से इसका सख्ती से पालन किया जाएगा, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? देखो भाई, मैं तीसरी बार मंत्री हूँ, छठी बार एमएलए हूँ। भगवान की अभी तक कृपा रही है मेरे ऊपर, किस प्रकार के लांछन मेरे ऊपर नहीं लग पाए हैं, न मैं इसमें रुचि रखता हूं धन कमाने में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दाएं बाएं से भी कोई इसमें भ्रष्टाचार ना करे, पूरी तरह से जागरूक रह करके और काम करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि स्थानांतरण तो करनी पड़ेंगे। और स्थानांतरण में इतना बड़ा महकमा है, 4,55,000 के ऊपर अध्यापक हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कई बार यदि किसी के नाम से कोई ले जाए उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे स्तर पर किसी भी प्रकार की बेईमानी, भ्रष्टाचार नहीं होगा और पूरी कोशिश रहेगी कि नहीं होने देंगे। सर कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार गहलोत सरकार थी तब आपने कहा कि जंगल राज पनप रहा है यहाँ पे और कानून व्यवस्था लचर पड़ी है, अब सरकार बदल गई। सर क्या लग रहा है, कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, सुधार हो पाया इसमें? देखो, इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी या गृह राज्य मंत्री जी कुछ बता पाएंगे। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि पहले से बहुत अच्छी हुई है और लगातार आरोपी हैं जो बहुत दिनों से छुपे पड़े थे वो सब पकड़े जा रहे हैं, और एसओजी भी अपना काम कर रही है पेपर लीक मामले में। तो जनता को लग रहा है कि कानून व्यवस्था में सुधार हो रहा है। सर पिछला एक कोई वीडियो हमारे सामने है, पुराना वीडियो, जिसमें शांति धारीवाल जी आपके बारे में कह रहे हैं कि दिलावर साहब अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, वो अपनी आदत से मजबूर है। तो कहीं ना कहीं वो आप पे पर्सनली कमेंट कर रहे हैं। सर आप क्या राय रखते हैं उनके बारे में? देखो, उम्र में मेरे से बड़े हैं, मेरे जिले से एमएलए रहे हैं, उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, लेकिन ये सच है कि मेरी जो स्वभाव है, जो आदत है,
वो तो परिलक्षित होती है, होगी ही। लेकिन क्योंकि अब माननीय सदस्य भी नहीं है वो, इसलिए आज मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सर, मोदी जी के बारे में अक्सर विपक्ष के नेता कहते हैं कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देश में वो ऐसा चाहते हैं कि तानाशाह रहे एक और वो तानाशाह मोदी जी बन रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि विपक्ष की इन बातों में कहीं ना कहीं दम है या ये सफेद झूठ है जो बात कह रहे हैं विपक्ष के लोग, ये बिल्कुल झूठ है, साफ झूठ है। भारतीय जनता पार्टी में जितना लोकतंत्र है, मैं समझता हूं हिंदुस्तान की अन्य पार्टियों में नहीं है। वहां परिवारवाद है, यहां काम करने वालों को अवसर मिलता है। कभी सोचा नहीं था हमने तो कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो लगातार काम करते रहे, पार्टी का अच्छे वर्कर रहे हैं और उनकी योग्यताओं को देखते हुए, गरीब होते हुए भी, सामान्य परिवार का होते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया है। सर, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी अवसर मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है, और मुख्यमंत्री जी बने, उनको अवसर मिला था। तो इसके बाद से कहीं ना कहीं डोटासरा जी और जो विपक्ष के लोग हैं अक्सर ऐसा कह रहे हैं कि ये तो पर्ची सरकार है, यहाँ पे मुख्यमंत्री बस वो नाम के है, पर्ची दिल्ली से आएगी, उसी पे एक्शन कर पाएंगे वो, या उनके मंत्री जो हैं वो भी पर्ची के आधार पर काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? डोटासरा जी कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो बौखला रहे हैं, ईडी की छाई पड़ रहे हैं। अभी पेपर लीक मामले में भी जांच करते करते कहां पहुंच जाए, कब अरेस्ट हो जाए, कोई पता नहीं है। उनको डर बैठा हुआ है, कुछ भी कर सकते हैं। सर, वो ऐसा भी कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है। ईडी और सीबीआई या अन्य एजेंसियां आज तो बनी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने तो बनाई नहीं है। ये तो पहले से ही अपना काम करती है, ये काम करेगी। सर, अक्सर भाजपा पे आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कहती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। हम तो धर्म के आधार पर ही कार्रवाई करते हैं, एक शासन चलाते हैं। धर्म यानी क्या? धर्म पूजा पद्धति नहीं है। धर्म है विद्यार्थी का अच्छा पढ़ना। बिल्कुल। सरकार का धर्म है कि वो जनता का सर्वांगीण विकास करे, अपने आर्थिक संसाधन जितने उसके आधार पर मैक्सिमम सुविधाएं दे। किसान का धर्म है अधिक उत्पादन पैदा करे। बिल्कुल। तो ये है धर्म। तो हम तो इस प्रकार के धर्म के आधार पर ही काम करते हैं। मेरी सरकार सर, वो कहते हैं कि धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी लोगों को लड़वाती है आपस में। वो धर्म की परिभाषा ही नहीं जानते, बेचारे धर्म ही नहीं जानते धर्म क्या होता है। ये लोग कुछ भी कर सकते हो। वो तो एक संप्रदाय को धर्म मान लेते हैं, पूजा पद्धति को धर्म मान लेते हैं। अब हिंदू धर्म की उनके मायने क्या होता है कि पूजा पाठ करता होगा वो हिंदू है, हमेशा नहीं मानते। एक जीवन जीने की शैली है ये। और हिंदुओं में तो चोटी रखने वाला भी हिंदू है, चोटी नहीं रखने वाला भी हिंदू है। मूर्ति पूजा करने वाला भी हिंदू है, मूर्ति पूजा नहीं करने वाला भी हिंदू है। कोई बालाजी को मानता है तो कोई भैरू जी को मानता है, पर दोनों हिंदू हैं। इसलिए हमारी पूजा पद्धति के आधार पर धर्म नहीं होता है। ये उनको गलतफहमी, उनको समझना पड़ेगा। तो लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, क्या लगता है इस बार 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की 25 में से 25 सीट राजस्थान में आएगी और 400 पार हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सीटें होंगी और माननीय नरेंद्र जी मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, अभी जो पिछली सरकार में, तत्कालीन सरकार में जो भर्तियां हुई थी उनमें पेपर लीक हुए, सबके सामने थे। लगभग हर भर्ती पेपर का पर्चा लीक हुआ था। अभी सर परत दर परत वो पोल खुल रही है। अभी एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ था, उसकी पोल खुल रही है। जो थानेदार बन चुके थे उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। सर, हम देखना चाहें तो क्या बड़ी वजह मानते हैं इसके पीछे? क्या नेताओं की नीयत में खोट माने, या फिर लोगों के सिद्धांत में कमी माने, या छात्र आखिर क्यों तैयार बैठे रहते हैं कि अगर हमें मौका मिले तो हम पेपर खरीद लें, या फिर नेता क्यों ऐसे बैठे रहते हैं कि हमें मौका मिले तो हम पेपर बेच दें? देखो, जो मूल्य होना चाहिए ना, उसका हास हो रहा है। बिल्कुल सर। और इसके कारण से नेतृत्व का कंट्रोल नहीं रहता है। यानी सेनापति का कंट्रोल ना हो तो सैनिक मनमानी करने लग जाते हैं। बिल्कुल। और इसी प्रकार से
कांग्रेस के नेताओं के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहा, तो जिसे जहां उन्होंने लूटा, इसलिए पेपर कई नेताओं ने बेचे, बिकवाए, धन इकट्ठा किया, उसमें सहयोगी रहे, तो इसलिए कारण से सब हो रहे हैं। सर क्या वो सब सामने आ पाएंगे अभी? आ रहे हैं सर ना, आ रहे हैं, धीरे आ रहे हैं, बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे और बाकी हैं। नेताओं के नाम भी सर अभी तक आ सकते हैं। एक नेता तो पकड़ा गया ही था जेल में शायद, जो राज्य मंत्री का दर्जा था पहले। सर ये जो सवाल मैंने किए, पहला सवाल जो होना चाहिए था वो मैं पूछना चाहूँगा। सर आप 4 बार अटरू से विधायक रहे, 2 बार रामगंज, दूसरी बार रामगंज मंडी से विधायक हैं, 3 बार आप मंत्री रहे। सर आपका राजनीतिक जीवन हम जानना चाहेंगे, कहाँ से आपने शुरुआत की और यहाँ तक आप पहुँचे? क्या भारतीय जनता पार्टी में रहे तभी पहुँचे या फिर किसी कृपा आप पे रही, कैसे क्या वो सब कुछ रहा सर? देखो, मैं तो बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिताजी माताजी तो छोटे किसान और मजदूर रहे हैं, अभी नहीं है दुनिया में। हम 7 भाई बहन हैं और मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मेरी माँ हमको भोजन कराकर भूखी सोया करती थी। मैं बचपन से यानी 13 साल की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संरक्षक हूँ। और क्योंकि जब छोटे थे तो हम गायों का गोबर इकट्ठा करके कंडे बनाते थे, कुछ घर में काम आते थे, कुछ बेच देते थे। फिर थोड़े बड़े हुए तो गांव में कुआं खुदता पानी निकालने के लिए अब तो लगभग बंद हो गया, वाटर लेवल नीचे चला गया, इसलिए उसमें 100 रुपये रोज भी मजदूरी करने जाते थे। फिर सब्जियां खरीद के लाते थे और गांव के 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर की रेडियस में उस सिर पर टोकरी रख करके सब्जियां बेचने जाया करते थे। उसी बीच पढ़ते पढ़ते हम 11वीं पास की। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संरक्षक होने के नाते मन में आया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करना चाहिए, और तो लगभग हम प्रचारक चले गए। 4 साल तक लगभग में वहां शाहबाद रहा, क्योंकि मेरी बचपन में शादी हो गई थी। तो संघ के अधिकारियों ने मेरे को कहा कि भाई आपने जितना काम किया है ठीक है, अब घर गृहस्थी संभालते हुए भी संघ का काम करो। हम घर आ गए। फिर हमारे एक वरिष्ठ प्रचारक थे, हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारी मार्कशीट लेके आई। उन्होंने मेरी मार्कशीट मंगवाई। उनका अब तुम अभी तो उम्र है तुम्हारी, पढ़ने वापस जा सकते हो। तो मैं पढ़ने के लिए चला गया। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। वहां से आने के बाद, पूरा होने के बाद लगा कि बच्चे हो गए तो पैसे की जरूरत तो होती है गृहस्थी चलाने के लिए। तो मेरे बड़े भाई साइकिल से कपड़े का काम करते, तो हमने भी लगभग 2.5-3 साल तक और गांव में जाकर कपड़े बेचे। फिर लगा कि गांव में बरसात में साइकिल नहीं चलती, तो दिक्कत आती है। क्योंकि मन में आया कि अब पढ़ाई करके आए तो उसका कुछ उपयोग होना चाहिए। हम कोटा शहर में आ गए 85 में। थर्मल पावर प्लांट के गेट पे खड़े हो गए। ये सोच के गए थे कि 5 रुपये रोज में मजदूरी मिलेगी तो करेंगे। अच्छा। तो एक कंपनी में मुझे 450 रुपये महीने में काम मिला। वहाँ करने लगे। 2.5-3 साल तक काम किया। इधर मुझे संघ ने बजरंग दल का काम दे दिया है, बजरंग दल का काम आपको देखना है, वो काम करते रहे। ऐसे ही हमारे संघ के अधिकारियों को लगा कि तुमको राजनीति में जाना चाहिए। मैं तो राजनीति जानता नहीं था, नौकरी ढूंढ रहा था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं सहकारिता विभाग को, उसको, क्योंकि एक वैकेंसी निकली थी, इसमें एक को ही लेना था। अच्छा। और एक ही मेरा प्रार्थना पत्र था, कोई दूसरा था नहीं, कंपटीशन नहीं था। मुझे लगा कि मेरी तो नौकरी लग गई। पर उस समय के अधिकारियों ने 1 महीने होने के बावजूद मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। तो मुझे लगा कि क्या बात है। मैं जानकारी करने गया तो मुझे पता चला कि 5,000 रुपये लेकर के दूसरे को दे दी गई है।
उस समय भी भ्रष्टाचार इस कदर था। तो खैर हम उसके जो नौकरी नहीं लगी उसके बाद कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाले थे। ठीक है। जैसा हमारे अग्रजों ने बड़ों ने कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ गए। इस तरह से राजनीति हुआ। सर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे, प्रचारक भी रहे। सर डोटासरा जी अक्सर या फिर और भी विपक्ष के नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोसते रहते हैं और हमले करते हैं। डोटासरा जी तो चुनाव के वक्त यहाँ तक कहा था कि इस बार आरएसएस को हम बिल में भेज देंगे। फिर क्या बड़ी वजह है कि वो आरएसएस को टारगेट करते हैं? आरएसएस तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, समझता हूँ, कभी ऐसा कहा नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करें। जनता ने क्रिया की प्रतिक्रिया की और खुद को ही घुसोड़ दिया, बिल में घुसेड़ दिया। सर कोई संदेश आप देना चाहें अपने कार्यकर्ताओं को और उन युवाओं को जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश? खैर मैं इतना बड़ा कोई आदमी नहीं हूं कि संदेश दे सकूं, लेकिन मेरा इतना ही रहता है कि किसी भी क्षेत्र में हम काम करें, ईमानदारी से काम करना चाहिए। ईमानदारी से काम करने वालों को अवसर भी ज्यादा मिलते हैं और समाज में भी प्रतिष्ठा बनती है। ईमानदारी से काम करते हैं तो कभी, जितना मेरा मानना है, कोई विचार मन में नहीं आते हैं, विकार पैदा नहीं होते हैं और सद विचारों को लेकर के निरंतर आगे बढ़ने से हम किसी का भलाई कर पाते हैं, नुकसान नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने शिक्षा मंत्री जी से बातचीत की, बात करके बहुत अच्छा लगा। मंत्री जी ने कहा कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपके सामने नए नए अवसर आते हैं और हमने कई मुद्दों पे बातचीत की। उनके बारे में भी इन्होंने खुल के बताया कि आने वाले वक्त में बड़ा परिवर्तन देखने में मिल सकता है और हम धर्म के आधार पे ही काम करते हैं। ये हमारा धर्म है, काम करना, उसके आधार पे हम काम करते हैं और उसी के आधार पे हम काम करते रहेंगे। तो देखते हैं कि इन आने वाले कुछ समय में क्या बड़े परिवर्तन शिक्षा विभाग में देखने को मिल सकते हैं। सर बात करके बहुत अच्छा